नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जिस समय अर्णब गोस्वामी को गलत तरीके से गिरफ्तार कराया गया था, उनके रिपब्लिक चैनल के सीईओ को, वाइस प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करके प्रताड़ित किया गया था। अर्णब को तो 8 दिन तक तलोजा जेल में रखा गया था। जब कंगना का घर गिराया गया था, घर का एक हिस्सा बीएमसी का बुलडोजर लगा करके गिराया गया था। जब पालघर कांड हुआ, उस समय भी मीडिया के लोगों ने जब इन्हीं संजय राउत से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो बार बार इनका एक ही जवाब होता था, कानून अपना काम कर रहा है। महाराष्ट्र में कानून अपना काम करता है। इसमें किसी को किसी तरह के शक की गुंजाइश नहीं है कि कोई बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। आज उद्धव ठाकरे का बयान क्या आया है? पहले उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये ईडी की लंबी कार्रवाई चल रही थी, सुबह 7 बजे उनके भांडुप स्थित घर पर पहुंच गई थी सीबीआई की टीम, और उसमें ईडी की टीम, जिसमें 10 अधिकारी थे। 10 अधिकारी और 2 अधिकारी इनके ही दूसरा फ्लैट है दादर में, वहां पर कार्रवाई कर रहे थे। रेड डाली जा रही थी। तब उद्धव ठाकरे का बयान आया, जब कई घंटे बीत गए, और उन्होंने कहा कि साहब, दमन शाही चल रही है। दमन शाही यानी अमित शाह का नाम उसमें इन्होंने जोड़ा, और बड़ी बेशर्मी के साथ ये सब कार्रवाई हो रही हैं। और ऐसा लगता है कि आज संजय राउत की गिरफ्तारी की तैयारी है या गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। संजय राउत के कई ट्वीट हैं, मैं उसमें कोई नई बात तो है नहीं। जो शुरू से ये कहते आ रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते आ रहे हैं, जय महाराष्ट्र और शिवसेना खत्म नहीं होगी, मुझे कोई डरा नहीं सकता है, मैं झुकूंगा नहीं, हम बाला साहब ठाकरे के शिष्य हैं, हमने उनसे लड़ना सीखा है। तमाम तरह की जितनी बातें ये हमेशा करते हैं, इनके ट्विटर हैंडल पर जाइए, मीडिया से जो बातें करते हैं, जो शेखीखोरी करते हैं, जो अकड़ दिखाते हैं ऑन कैमरा, वही सब इन्होंने आज भी किया है। फर्जी मामला है, झूठी खबरें हैं, इनके आधार पर कार्रवाई की जा रही है, और मैं शिवसेना छोड़ूंगा नहीं, मर जाऊंगा। मतलब तमाम तरह की जो डायलॉगबाजी है, वही सलीम जावेद वाली, जो मोहित काम्बोज भी कभी कभी इन पर तंज कसते हैं। तो उसी अंदाज में आज भी ट्वीट। मेरे सवाल कुछ अलग हैं आज। मेरे सवाल ये हैं कि जब शिवसेना टूट रही थी, जब उद्धव ठाकरे की कुर्सी खिसक रही थी, जब इनके 55 में से 40 एमएलए नाराज होकर के, टूट करके वाया सूरत गुवाहाटी पहुंच चुके थे, तब किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे संजय राउत? क्या क्या कह रहे थे? जरा एक बार उसको रिमाइंड कर लीजिए अपने दिमाग में, और फिर आज के हालात पर उसको लागू करके देखिए। तब ये कह रहे थे कि इनका जमीर मर गया है, ये लोग अब जिंदा लाशें हैं,
जब ये मुंबई लौटेंगे तो हम इन्हें पोस्टमार्टम गृह भिजवा देंगे, मुर्दा घर भिजवा देंगे। और क्या-क्या मतलब नहीं कहा था उस समय इन्होंने। ये भी कहा था कि लाखों शिवसैनिक इनके मुंबई लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अगर कानूनी रूप से ज़रूरी हुआ तो हम कानूनी रूप से इनसे निपटेंगे और सड़कों पर अगर ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर निपटेंगे। उस समय के ज़रा कुछ सीन याद करिए, जो दादर के एमएलए चले गए थे, जो एक आध और जगह के, मुंबई के ही मतलब 3 एमएलए बागी हो गए थे और ये अपने आप में आश्चर्य का विषय है। मुंबई जहां शिवसेना का अपना प्रभाव रहा है, दबंगई रही है, जहां पर एक खौफ रहा है, वहां के एमएलए भी अगर आपका साथ छोड़ दें, तो बजाय इसके कि इस पर जरा गहनता से आत्ममंथन करते, इन लोगों ने उनके घरों पर, उनके कार्यालयों पर, जहां उनके पोस्टर लगे हुए थे, जहां उनके बोर्ड लगे हुए थे, उन पर हमले कराए, तोड़-फोड़ कराई। मतलब वही गुंडई वाली जो एक तौर तरीका है, वही अपने ही एमएलए के ऊपर आजमाने की कोशिश की। ना तो वो सरकार बची, ना उद्धव ठाकरे की कुर्सी बची, ना शिवसेना बच रही है। शिवसेना के 55 में से 40 एमएलए टूटे, जो लोकसभा के सदस्य महाराष्ट्र के चुन करके आए थे 18, उनमें से भी 12 टूट गए और अब वो लोकसभा में अलग गुट के रूप में काम कर रहे हैं। पार्षद जो अब पार्षद नहीं हैं, चूंकि सभी नगर पालिकाएं, महापालिकाएं, नगर निगम वगैरह भंग हो चुके हैं, नवंबर दिसंबर में उनके चुनाव होने हैं, इसलिए पूर्व पार्षद कहना ज्यादा सही होगा। वो भी टूट करके एकनाथ शिंदे की तरफ जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा, देर सवेर हो जाएगा। कुछ चीजें थी, कुछ पेच थे जिनको सुलझाने में समय लग रहा था। कोई ड्रामा ना हो बाद में शपथ ग्रहण के, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी बहुत परिपक्वता के साथ थोड़ा वेट करके चीज़ों को पूरी तरीके से सुलझा करके, और सुप्रीम कोर्ट में भी चूंकि सुनवाई चल रही है, उधर चुनाव आयोग में भी सुनवाई चल रही है, 8 अगस्त तक इनको जवाब भी देने हैं, उद्धव ठाकरे को भी और एकनाथ शिंदे को भी। असली शिवसेना किसकी है, एकनाथ शिंदे वाली है या आपकी उद्धव ठाकरे वाली है? तो वो सारे केस देख करके, और जो कौन-कौन चेहरे होने चाहिए, एकनाथ शिंदे ग्रुप की तरफ से कौन-कौन शपथ ले, डिपार्टमेंट किसको क्या दिए जाएँ, वो सब संतुलन बनाने में समय लग रहा है। अलग-अलग क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिल जाए, अलग-अलग कास्ट कॉम्बिनेशन को भी जगह मिले और कैबिनेट में ऐसे लोग भी हों जो अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हों, जो परफॉर्म करके दिखाएँ। जो ध्यान केंद्र में भी रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में भी रखा है, और जहाँ-जहाँ अब सरकारें बन रही हैं, वहाँ इन चीज़ों को देखा जा रहा है। लेकिन उसको भी बवाल बना दिया गया, उस पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए गए और सबसे ज़्यादा यही उछल रहे थे संजय राउत ही, कि साहब 2 लोगों की सरकार चल रही है, यही सारे फैसले ले रही है। बुलेट ट्रेन का फैसला लेना हो, रुकी हुई मेट्रो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना हो, यही सारा कुछ कर रहे हैं। चलिए वो भी हो जाएगा, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी के एक बयान को लेकर के बवाल खड़ा कर दिया गया। कल यहाँ तक कह दिया उद्धव ठाकरे ने कि उन्होंने महाराष्ट्र का बहुत कुछ देखा राज्यपाल रहते हुए, अब उन्हें कोल्हापुरी जूती दिखाने का समय आ गया है। गवर्नर के लिए इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो उन्होंने कहा था
उससे कोई सहमति है, लेकिन गवर्नर गवर्नर होता है। कोई भी किसी भी अवसर पर शब्दों का चयन करने में, विषय का चयन करने में चूक कर सकता है। ऐसे में अगर मैच्योर लीडरशिप होती है, तो वो केवल उसकी आलोचना करके या ये कह के कि भई गवर्नर को ये अपने शब्द वापस लेने चाहिए, मामला ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन खुंदक तो ये है कि साहब हमारी कुर्सी चली गई, हमारी सरकार चली गई एमवीए की, और गवर्नर को, गवर्नर के सहारे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को एक तरीके से कोसने का, गाली देने का अवसर मिल गया उनको। तो इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल। मेरा सीधा सा पॉइंट एक्चुअल में आज ये है कि जो संजय राउत शिवसेना के 40 बागी एमएलए को धमकी दे रहे थे, इंक्लूडिंग एकनाथ शिंदे, कि जरा मुंबई लौट आए तो हमारे लाखों शिव सैनिक जो हैं वो आपसे निपट लेंगे, आपको सबक सिखा देंगे। वो बड़े आराम से मुंबई लौटे भी, पूरी आन बान शान के साथ लौटे। इस समय वो अपने क्षेत्रों में काम भी कर रहे हैं। उनके नेता एकनाथ शिंदे ने और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने शपथ भी ग्रहण कर ली है, सरकार भी बदल गई है, सारे काम हो गए। ना तो वो लाखों शिव सैनिक तब दिखाई दिए सड़कों पर, कोई नहीं आया निकल करके, और ना अब जब संजय राउत को उनके घर से जाकर के उठाया है ईडी ने, तब वो कहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर इनके समर्थक कह लीजिए या जो बुलाए गए लोग हैं, वो ही वहां पर पहुंचे इनके घर पर, और वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ और ईडी के खिलाफ तानाशाही नहीं चलेगी और ये नहीं चलेगा और वो नहीं चलेगा, नारेबाजी करते रहे। उन्हीं के बीच से ईडी के अधिकारी संजय राउत को घर से उठा करके ले गए और वो कुछ नहीं कर पाए। इसी तरीके से अगर हम देखें तो इनके भाई जो एमएलए हैं सुनील रावत, उनको छोड़ करके जो अभी बाकी एमएलए बचे हुए हैं शिवसेना में, क्या उनमें से कोई आपको दिखाई दिया इनके घर पर जाते हुए, इनका साथ देते हुए, या जो 4-6 एमपी बचे हैं, 7 एमपी बचे हैं, उनमें से कोई आया हो या उनमें से किसी का बयान आया हो? बयान भी केवल उद्धव ठाकरे का आया या अरविंद सावंत का आया, शिवसेना की तरफ से और किसी का बयान भी नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री ने जरूर कहा है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, या किरीट सोमैया का बयान आया है, उन्होंने भी लगभग यही बात कही है। राम कदम का आया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरीके से ये जब सत्ता में थे, सत्ता का, पावर का अहंकार दिखा रहे थे, जब लोग इनकी बेजा कार्रवाइयों पर सवाल खड़े कर रहे थे कि आप लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का भी दमन कर रहे हैं। कंगना रनौत ने क्या कहा था? यही तो कहा था सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कि अब मुंबई में अपनी सुरक्षा को लेकर के हमें डर लगने लगा है। तो इन्हीं संजय राउत ने गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा कि अगर मुंबई में, जिस मुंबई ने आपको सब कुछ दिया है, अगर उस मुंबई में आपको डर लगने लगा है तो आप मुंबई ना आएं, अपने घर रहें, हिमाचल में ही रहें। तो कंगना रनौत ने कहा कि मुंबई जो है वो आपकी नहीं है और आपके बाप की भी नहीं है, मुंबई पूरे देश की है, और मुंबई कोई पीओके नहीं है कि हमें यहां आने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी या वीजा लेना पड़ेगा। तो
इनका जो अहंकार होता है ना आदमी का, जब सत्ता में पावर में होता है, वो अहंकार जो है बड़ा आहत हुआ था। और इन्होंने कहा कि साहब इसका हरामखोर लड़की है ये, कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग। और एक और एमएलए थे जो अब एकनाथ शिंदे के खेमे में हैं, प्रताप सरनाईक। उन्होंने कहा कि हमारी शिवसेना की जो वीरांगनाएं हैं वो इस बददिमाग लड़की का जबड़ा तोड़ देंगी। और जो मेयर थी उस समय, पेडनेकर, उन्होंने इसे नटी कह करके, यानी नाचने वाली कह करके अपमानित करने की कोशिश की। इनके सत्ता में रहते हुए क्या क्या नहीं हुआ है। लेकिन तब कॉलर खड़े करके और अहंकार से कहते थे कि कानून अपना काम कर रहा है। और जब इनके भंडे फूटने शुरू हुए तब अनिल देशमुख भी पकड़े गए, 100 करोड़ रुपए महीने की वसूली कराते हुए, वो भी पुलिस अधिकारी के जरिए, सचिन वाजे के जरिए। और उस सचिन वाजे के जरिए जो 2004 में एक मामले में पुलिस सेवा से निलंबित कर दिए गए थे, एक तरीके से बर्खास्त कर दिए गए थे। 16 साल बाद उनको वापस लेकर के आया गया और वसूली गैंग का सरगना बना दिया गया। और वो चौड़ी छाती करके पूरी मुंबई में लूटपाट करने में लगा हुआ था। 8 लग्जरी गाड़ियों में घूमता था, नोट गिनने की मशीन लेकर के। आप अंदाजा लगा सकते हैं इनके टाइम में कितनी बड़ी लूट हुई है मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में। और जब इनके चिथड़े उघाड़े जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं, तब इनको पीड़ा हो रही है, परेशानी हो रही है। इसको बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, विपक्ष की आवाज दबाने की बात कर रहे हैं। मतलब जो आपने धत कर्म कर रखे हैं, पाप कर रखे हैं, उनको आप इस तरीके से ढक सकते हैं ये कह करके कि साहब चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो वो विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ये सब हमारे पाप उघाड़ रही है, उनको सामने लेकर के आ रही है। तो आपने पाप किए क्यों थे? अगर आपने नहीं किए होते और तब आपके खिलाफ कार्रवाई होती, आपको हिरासत में लिया जाता, गिरफ्तारी होती, तब तो समझ में आता कि भाई हाँ आप ठीक कह रहे हो। लेकिन जब आपके यहाँ से वो सारे धतकर्म सामने निकल कर के आ रहे हैं, बरामदगी हो रही है, संपत्ति सीज हो रही है, पता चल रहा है आप हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं उस लूट-पाट की संपत्ति का और बरामदगी का, तो फिर आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? ये तो एक्चुअल में संजय राउत को तो कब हिरासत में लिया जा रहा है या लिया गया है और गिरफ्तार कब किया जा रहा है? जब केंद्र में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी अब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बागियों की सरकार है। पर तब तो इन्हीं की सरकार थी जब अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया ईडी के द्वारा। तब तो इन्हीं की सरकार थी जब शरद पवार के एक और नजदीकी नवाब मलिक को डी कंपनी से अवैध कारोबार करने के आरोप में और दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तब तो मुख्यमंत्री इन्हीं का था, गृह मंत्रालय भी राज्य का इन्हीं के अंडर में था, तब ये कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या करेंगे? इसलिए कई बार बड़बोलापन, झूठा अहंकार, चीजों को गलत तरीके से मोल्ड करना, ये भी आपके लिए मददगार नहीं होते हैं। शिवसेना को तोड़ने की कोशिश हो रही है, खत्म करने की कोशिश हो रही है। वो है ना एक शेर के तू इधर-उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लौटा? शिवसेना क्यों टूट रही है ये तो सब जान चुके हैं। ना उद्धव ठाकरे अक्टूबर नवंबर के उस जनादेश की अवहेलना करके
शरद पवार और सोनिया गांधी की गोद में जाकर के बैठते, उनके साथ सरकार बनाते, ना शिवसेना टूटती। और उसमें भी संजय राउत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि संजय राउत का ही शिवसेना को खत्म करने, तोड़ने, बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान है। और अब भी जब उनको हिरासत में लिया गया तो भी झूठ ही बोल रहे हैं कि मैं टूटूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, शिवसेना को खत्म नहीं होने देंगे। कौन शिवसेना को खत्म कर रहा? खुद कर रहे हो। और उस समय भी इनके ही कुछ संगी साथियों ने इनको ये सलाह दी थी कि आप जो लोग रूठ करके चले गए, नाराज होकर के चले गए, पार्टी छोड़ करके चले गए, उनको चैलेंज की भाषा में इस तरीके से मत धमकाइए कि आप मुंबई आएंगे तो लाखों शिव सैनिक आपका भुर्ता बना देंगे। आप उनसे संवाद स्थापित करिए और अगर उनकी नाराजगियां खत्म कर सकते हैं तो वो खत्म करिए। लेकिन तब तो अहंकार के सातवें घोड़े पर सवार थे संजय राउत भी, उद्धव ठाकरे भी। और क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने या ईडी के अधिकारियों ने आपको सलाह दी थी कि आप जो पात्रा चाल घोटाला हुआ है उसके साझीदार बन जाइए? जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो तो ऑन रिकॉर्ड है। 55 लाख तो सीधे सीधे है, जो फिर जब आपकी पत्नी को ईडी ने समन जारी किया तो उन्होंने वापस प्रवीण राउत की पत्नी को भेजा। और जो बाकी की संपत्तियां हैं, चाहे दादर का फ्लैट है, अलीबाग की जमीन है, दूसरे तमाम, उनका भी कोई हिसाब किताब ये दे नहीं पा रहे हैं। और जो इनके पार्टनर हैं, सुजीत पाटकर, जिनकी बीवी को इन्होंने अभी 3-4 दिन पहले फोन पर 17 सेकंड की क्लिप है, वो ऑडियो जो वायरल है, उसमें 27 गालियां दी हैं और बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी हैं। वो गालियां इसलिए दी हैं कि अलीबाग की जो जमीन है वो सपना पाटकर और इनकी बीवी के नाम है, तो ये उसको धमका रहे हैं कि वो जमीन या तो आप अपने पति सुजीत पाटकर के नाम कर दीजिए या हमारे नाम करिए। और करेला और नीम चढ़ा। पिछले हफ्ते ही ईडी ने उस पूरे जमीन वाले मामले में स्वप्ना पाटकर का भी बयान दर्ज किया है। तो एक गवाह को भी धमकाने का गंभीर एलिगेशन इन पर लग गया है। तो ये जाएंगे लंबा। जैसे नवाब मलिक को जमानत नहीं मिल रही है, जैसे अनिल देशमुख को जमानत नहीं मिल रही है। अनिल देशमुख तो नवंबर से ऑर्थर रोड जेल में है। जो नवाब मलिक हैं वो फरवरी 23 को गिरफ्तार हुए थे, तब से उनको भी जमानत नहीं मिली है। इसी तरह संजय राउत को भी लंबा जेल जाना होगा और इनको भी जमानत मिलेगी, इसमें मुझे तो कम से कम संदेह है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप लोग लाइक जरूर किया करें वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।